तो आज स्टार्ट करेंगे हम सिक्योरिटी, है ना। तो टेस्ट वन सिक्योरिटी के टॉपिक्स हमारे रहेंगे एक्सट्रीमिज्म, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म एंड इट्स लिंकेज विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्वेश्चन टू से स्टार्ट करो। इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ प्रोवाइड ऑल कंट्रीज complete and exclusive sovereignty over airspace above their territory. What do you understand by airspace? What are the implications of these laws on the space above this airspace? Discuss the challenges with this poses and suggest ways to contain the threats. 15 मार्क्स से हिसाब से करो, 11 मिनट्स, 3 पेजेस फिल करने। ये देख मैं ये कर रहा ये पानी गिरा है इनके ऊपर। ये कहाँ है? ये भाई सर ये ठंडी और किस करके फिर दिखा है। इस सब में ही है जो अच्छा, ये ज्यादा ठंडी होगी। थोड़ी देर फिर एसी बंद करूँ? पूरी सब सुबह से लेकर शाम तक होती है तो 3 4 मैं थोड़ी देर बंद कर देता हूँ अपनी क्लास में। और ओके। हाँ हाँ। और आज थोड़ा मौसम भी ऐसा है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, यही पे आ गया सारा। एटमोसफेयर फुल हो सैचुरेटेड हो रखा है। पाइप पे पानी लगा हुआ है तो उमस ज्यादा हुई ना, चिपक रहा है पाइप से पानी बारिश के कारण। ये छोड़ दे। देखो, पहले तो एयर स्पेस का पता होना चाहिए आपको ना। एयर स्पेस क्या है? एयर स्पेस क्या है? पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर हमारे क्या, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर कंट्रोल्ड बाय अ कंट्री, जहाँ पे उस कंट्री के सॉवरन राइट्स होते हैं एयर स्पेस के अंदर। और वो किन की, उसके लैंड पे और उसका जो टेरिटोरियल वाटर है उसके ऊपर जो एयर स्पेस है ना, उसके ऊपर जो एटमोसफेयर का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एयर स्पेस। अबाउ इट्स लैंड एंड टेरिटोरियल वाटर्स एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ है उनके अंदर ये डिफाइन किया गया है। बहुत एग्जैक्ट नहीं है, अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग चीजें। जैसे शिकागो कन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू शिकागो कन्वेंशन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1994। तो ये शिकागो कन्वेंशन याद रखना है आपको। शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944। एवरी स्टेट हैज कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेन राइट्स ओवर द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी विद इन विच इज जनरली एक्सटेंडेड अप टू 18.3 किलोमीटर। ठीक है, तो इन्होंने एक जनरली बता रखी, इनके हिसाब से 18.3 किलोमीटर तक एयर स्पेस को मानना है, वेल विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही खत्म हो जाता है एयर स्पेस आपका। तो एक आइडिया लग गया आपको कहाँ पे है। और इसमें दो कीवर्ड आपने बॉक्स में डाल दिए, शिकागो कन्वेंशन और स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये पता चलेगा शिकागो कन्वेंशन है और 18.3 किलोमीटर उसने किया है, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही खत्म हो जाता है एयर स्पेस आपका। अब उसके ऊपर वाले जो है उसको बोलते हैं आउटर स्पेस। तो ये अगला पार्ट ये आ रहा है कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन लॉज का, है ना, वो देखते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ द स्पेस अबाउ एयर स्पेस, एयर स्पेस, आउटर स्पेस। देखो, पहली बात तो ये जो वर्टिकल एयर स्पेस की लाइन है वो एम्बिग्यूटी है उसमें, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है। कर्मन लाइन के अकॉर्डिंग कोई 100 किलोमीटर मान लेता है, ठीक है ना। ऐसे करके आउटर स्पेस की कोई वो नहीं है उसमें। देर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल बाउंड्री बिटवीन एयर स्पेस एंड द आउटर स्पेस। तो कोई अपना एयर स्पेस करता है, कोई कितना करता है, कोई लीगल बाउंड्री नहीं है सेटअप। तो वहां पे एम्बिग्यूटी आती है, किसको हम एयर स्पेस माने और किसको आउटर स्पेस माने। ठीक है। आउटर स्पेस ट्रीटी है, वो क्या कहती है, ट्रीट्स आउटर स्पेस एज द ग्लोबल कॉमन ओपन टू एक्सप्लोरेशन बाय ऑल। तो कोई कंट्री किसी के एयर स्पेस में या उसके ऊपर जाती है तो कहते हैं हम आउटर स्पेस में, आपके एयर स्पेस में नहीं है। और आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये इशू आ रहा है इसमें। तो उसके ऊपर वो किसी मान लो एक कंट्री है, इंडिया है, उसके ऊपर कुछ, हाँ, एक पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर तो एयर स्पेस हो गया। अब यूएस ने सैटेलाइट उसके ऊपर भेज दी, एयर स्पेस के ऊपर, तो कहेंगे हम तो ग्लोबल कॉमन्स में है। अब उससे से सर्विलेंस करें यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कुछ भी करें, तो वो ये इशू आ रहा था उसमें। इसको मैं दूर करना कि जो आउटर स्पेस है, एयर स्पेस के ऊपर वाला है, वहां पे कैसे इसको दिक्कत चैलेंज करता है ये। सैटेलाइट मूवमेंट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, वहां पे सैटेलाइट मूवमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इट्स फॉर ग्लोबल कॉमन्स। फॉरेन सैटेलाइट लीगली पासिस ओवर टेरिटरीज विदाउट नेशनल परमिशन।
एयर स्पेस में आएगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी, पर उसके ऊपर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे यहाँ ट्रेसपास कर सकते हैं टेरिटरी के ऊपर। मिलिट्री सर्विलेंस फ्रॉम स्पेस, ठीक है, नेशंस कैन कंडक्ट सर्विलेंस यूजिंग सैटेलाइट विदाउट वायलेटिंग एयर स्पेस। थ्रेट ऑफ स्पेस वेपनाइजेशन, absence of regulation allow militarization of the space by powerful nation. Strategic dependence on outer space assets, navigation, communication and security depends heavily on the space based infrastructure. Challenges क्या होते हैं? Challenges posed by this ambiguity, militarization of the space, ठीक है, nations can legally launch surveillance satellites and even develop ASAT एंटी सैटेलाइट वेपन्स। तो मान लो ऊपर ही आप, उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी सैटेलाइट लॉन्च कर दी, सर्विलेंस कर रही है, और दूसरा आउटर स्पेस पे उन्होंने एंटी सैटेलाइट वेपन्स लो अपने स्टे करके रखे हुए। वो कहेंगे आपके स्पेस में थोड़ी हम, फिर वो हमारे यहाँ पे हमने मान लो कोई मिसाइल या कुछ किया, या एंटी सैटेलाइट सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऊपर से वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये एक इशू आ रहा है इसमें। National security concerns, low orbit satellite from adversarial nation or private firms, Starlink dual use satellite may compromise sensitive information। तो ऊपर से कोई सैटेलाइट हमारे यहाँ की इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एयर स्पेस वायोलेशन एंड ड्रोन्स एंड हाई एल्टीट्यूड बैलून्स, एग्जाम्पल 2023 यूएस चाइना बैलून कंट्रोवर्सी, चैलेंजेस ट्रेडिशनल एयर स्पेस सॉवरेनिटी। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई इसमें क्या है, उन्होंने एयर स्पेस के ऊपर बैलून छोड़ दिए, अब वो सर्विलेंस कर रहे हैं वहां पे सारा, तो ये उन्होंने काम वायलेट नहीं कर रहे एयर स्पेस। कमर्शियल एंड लाइबिलिटी इशू, स्पेस टूरिज्म एंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कॉम्प्लिकेट ज्यूरिडिक्शन एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स और इंटरफेरेंस, ठीक है। ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शन इन नियर स्पेस, डिफाइनिंग बाउंड्री बिटवीन एयर स्पेस एंड आउटर स्पेस रिमेन अनरिजॉल्व्ड, ये चैलेंज आ रहा है, तो रिजॉल्व नहीं हुआ उसमें। अब मान लो ऊपर स्पेस टूरिज्म से फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी कंट्री के ऊपर नुकसान हो गया, कोई लाइबिलिटी नहीं उस चीज के लिए, है ना, ये सब रेगुलेशन की दिक्कत है। cyber attacks on satellites, critical satellite system vulnerable to cyber warfare and jamming, lack of binding global framework, space laws like outer space treaty lack enforcement mechanism। और आउटर स्पेस ट्रीटी भले ही, और उसको एनफोर्स कौन करवा रहा है, उसकी एनफोर्समेंट भी नहीं है कि चलो ठीक है आउटर स्पेस ग्लोबल कॉमन के लिए यूज कर रहा है, पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है, पर कोई उसको अगर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से करे तो उसकी एनफोर्समेंट नहीं है आउटर स्पेस ट्रीटी की भी, ये है ना। इसमें दो वर्ड्स और थे, एक था मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, एक वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस क्या, कि आउटर स्पेस में आपने वेपन्स रख रखे हैं, ठीक है, और मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस का क्या है, कि आप आउटर स्पेस को यूज कर रहे हो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड पे करने के लिए, सैटेलाइट से लिंक भेज के लैंड पे उससे ऑपरेट करने के लिए, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है ना। ये ऊपर दे रखा था यहाँ पे, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस बाय पावरफुल नेशन, ठीक है। ये तो मिलिट्री पर्पस के लिए स्पेस को यूज करना, दैट इज द मिलिटराइजेशन ऑफ द स्पेस। वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस मतलब वहां पे वेपन्स डिप्लॉय करना, इससे। फिर सजेशन क्या है, करना कैसे चाहिए इसको? पहली बात तो यही बाउंड्री का इशू था, आप क्लियरली बाउंड्री डिफाइन कर दो, है ना, जो हम इशू देख रहे हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी है उसको रेगुलेट करो, पीसफुल यूज के लिए करो, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग करो। ये पढ़े नहीं सॉल्यूशन मैंने, लेकिन आप खुद ही दिमाग लो, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे रिजोल्व करना, अपना दिमाग से एग्जाम के अंदर, तो तुम अपने आप ही वे फॉरवर्ड लिख दोगे। अब देखते हैं हम क्या क्या होगा इसमें। डिफाइनिंग लीगल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल कंसेंसस इज नीडेड थ्रू आईसीएओ, है ना, टू कोडिफाई द बाउंड्री बिटवीन एयर स्पेस एंड आउटर स्पेस। स्ट्रेंथनिंग स्पेस गवर्नेंस, ये जो मैं कोलैबोरेशन की बात कर रहा था ग्लोबल लेवल पे, तो आप स्पेस गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो। मॉडर्नाइजिंग एंड अपडेट आउटर स्पेस ट्रीटी टू इंक्लूड क्लियर नॉर्म्स फॉर मिलिट्री यूज। भाई कब मिलिट्री यूज, क्योंकि आप यूज तो कर सकते हो ग्लोबल कॉमन, पर उसको भी रेगुलेट करना है, कब कर सकते हो, किस हद तक कर सकते हो, कि फिर ग्लोबल फायदे में करना चाहिए उसको, अपने पर्सनल यूज के लिए ना करो इस तरीके से, सर्विलेंस के लिए ना करें, है ना। कमर्शियल सैटेलाइट्स का कैसे यूज करना है, इन सबको रेगुलेट होना चाहिए, क्लियर नो। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन स्पेस, डेब्रीज कैसे मैनेज करनी है, सैटेलाइट कोलिजन ना हो कैसे रोकना है, ये सब चीजें। नेशनल लेजिस्लेशन एंड कैपेबिलिटीज, कंट्री शुड डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस पॉलिसीज कवरिंग डुअल यूज टेक्नोलॉजी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, एक्टिव एंड पैसिव डिफेंस मैकेनिज्म, जैमिंग एंड काउंटर मेजर्स। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर करना भी है डुअल यूज टेक्नोलॉजी का यूज ना हो, इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको, पूरा रेगुलेट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रांसपेरेंसी एग्रीमेंट्स ऑन सैटेलाइट लॉन्चेस एंड मिलिट्री स्पेस एक्टिविटी। तो आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, भले ही हम आपका आउट स्पेस के ऊपर आएंगे कोई कह रहा है, लेकिन सर्विलेंस नहीं करेंगे, ये सब क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। डुअल यूज टेक्नोलॉजी दिखाते कुछ हो रहे हैं मिलिट्री यूज के लिए, दैट इज डुअल यूज, उसको भी रेगुलेट करना है अपने।
न्यूक्लियर को भी क्या कहते हैं, डुअल यूज टेक्नोलॉजी, वो एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं और वेपन के लिए भी कर सकते हैं ऐसे। एस, promote international collaboration, work with space power through institution like COPUS and ITU for peaceful use and dispute resolution। पीसफुल यूज के लिए सब एग्री करें स्पेस के आउटर के लिए, और डिस्प्यूट कोई हो तो उसको रिजोल्व करें। डेवलप इंडिजीनियस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी ऑन स्पेस बेस्ड सर्विस एंड इंटेलिजेंस। तो अगर हम अपनी इंडिजीनियस करेंगे तो लीकेज का थोड़ा कम हो जाएगा। एनहेंस साइबर सिक्योरिटी ऑफ स्पेस असेट्स, इन्वेस्ट इन साइबर डिफेंस फॉर सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आउटर स्पेस। अलग टॉपिक था इसलिए मैंने समझा दिया, थोड़ा कर दिया ताकि हम तुम्हें स्पेस की क्लैरिटी भी रहे। और एक डायमेंशन तुम वॉरफेयर में ऐड भी कर सकते हो कि स्पेस को भी बचा के चलना है अपने को, आउटर स्पेस को, वहां से थ्रेट आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी तो तुम कर ही लोगे आगे वाले सारे, उनमें इतनी दिक्कत नहीं। ये थोड़ा अलग टॉपिक था एक। ये जो 78 डिग्री शिफ्ट हुआ था पायरेसी का, ये मैंने इसलिए नहीं करवाया फर्स्ट क्वेश्चन जो था, क्योंकि उस टाइम शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पूछ चुके हैं वो सारी चीजें, अब दोबारा इसको चांस नहीं आने का, इसलिए मैंने नहीं करवाया इसको। क्योंकि उस साल न्यूज में था तो उस साल उसको पूछ लिया 2014 में। ठीक है, अगर देखना हो तो मॉडल आंसर देख लेना इसका। अब जो आगे टॉपिक करेंगे वो कॉमन टॉपिक है, तो वो कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जो कॉमन थीम्स होती है, वो हमें करनी चाहिए, वो कभी भी आती है। नक्सलिज्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गया वहां पे, ठीक है, मिलिटेंसी हो गया जम्मू कश्मीर में, ये कॉमन थीम है, कभी भी आएंगी, इनको करना ही करना पड़ेगा। कुछ होती है जो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कुछ होती है जो नई टर्म्स आती है, तो ये ऐसे दो तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ये वाला देखते हैं हम थर्ड। द डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया एज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू द इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म which is seen in her neighborhood. Discuss along with the strategies to be adopted to counter this environment। कि हमारा जो मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक सोसाइटी ये भी प्रोन है, ठीक है ना, टू रेडिकलिज्म, ये बताना है आपको कैसे। देखो हर एक में पहले बताता हूँ आपको, क्वेश्चन देखते ही आपको डिमांड समझनी है क्वेश्चन की, है ना, भाई कहना क्या चाह रहा है। अपने दिमाग लगाओ कि कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको स्ट्रक्चर बना लो, तब आप आंसर लिख पाओगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक सोसाइटी है ना, अलग अलग एथनिसिटी है। तो कहीं ना कहीं जब मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिसिटी सोसाइटी होती है तो डाइवर्सिटी तो रिप्रेजेंट करते हैं, पर एक चैलेंज भी हमारे लिए, उसको मेंटेन करना, कॉन्स्टेंट विजिलेंट रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, कुछ फॉल्ट लाइन हो जाती है, उसको बाहर वाली कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर सकती है। मान लो कुछ पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी कभी कुछ उसका थोड़ा लो हो गई हो सोशल इंडिकेटर्स में या इकोनॉमिक इंडिकेटर में, इनइक्वालिटी हुई हो, तो हम एज ए कंट्री हमें तो उसको अपलिफ्ट करना है, लेकिन बाहर वाले क्या कहेंगे कि आपके साथ कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है देखो, तो वो भड़का सकते हो उस चीज को, मतलब ऐसे समझो पहले क्वेश्चन को। अब वो किस किस तरीके से कर सकते हो वो हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान से कई बार देखा गया है ना, कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है उनकी एथनिसिटी के बेस पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो सब चीजें मैं बताने, म्यांमार की तरफ से उधर, है ना, म्यांमार चाइना की तरफ से ऐसे। तो ये समझना था मैं, आसपास के नेबरहुड से कैसे हमारे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रेडिकलाइजेशन। अब आपको थीम समझ में आ गई है, तब आप आंसर को लिख लोगे इस पूरा। India's pluralistic fabric of religion, ethnicity, language enriches democracy but also demand constant vigilance against social divisions। Radicalization बताओ आप क्या होता है। Radicalization refers to the process where individual adopt extreme ideologies, often leading to violence। In India's neighborhood, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, radical group exploit religion to fuel terrorism and sectarism। तो कई बार religions को करते हैं, ठीक है, destabilizing the region and influencing vulnerable Indian sections। इंडियाज डाइवर्सिटी और उसकी वनरेबिलिटी टू रेडिकलिज्म देखते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ बट इट ऑल्सो ऑफर फॉल्ट लाइन्स दैट रेडिकल आइडियोलॉजीज कैन एक्सप्लॉइट। कम्युनल डिसहार्मनी, ठीक है, कई बार हमारे यहाँ पे कम्युनल डिसहार्मनी होगी बाई चांस दो कम्युनिटी के बीच में, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ना। ऑनलाइन हेट प्रोपोगेंडा फैलाया जा सकता है। सोशो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, मे बी कुछ कम्युनिटी ज्यादा ऊपर हो और कुछ नीचे हो, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कि देखो आपके साथ तो बुरा हो रहा है, वो सब चीजें बता रही थी आपको। एंड क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस, क्रॉस बॉर्डर से जो इन्फ्लुएंस आता है, क्रिएट फर्टाइल ग्राउंड फॉर रेडिकलाइजेशन पर्टिकुलरली अमंग यूथ एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। एग्जांपल जो दिल्ली में अभी राइट्स हुए थे 2022 में, कौन से राइट्स थे वो, सीए वाले थे ना, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के हो गए थे ना सीए वाले राइट्स थे, कुकी मेथी कन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। अब देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, radical groups like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed with a basis in Pakistan have frequently targeted Indian cities and security forces।
द 26/11 मुंबई अटैक एंड द पुलवामा इंसिडेंट ऑफ 2019। एथनिक इंसर्जेंसी देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज विटनेस रेडिकल एथनिक मूवमेंट विद एलिज्ड, तो हमने एलिज्ड वर्ड यूज किया, एलिज्ड एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम म्यांमार और चाइना। ये कहा गया उन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। चैलेंजिंग इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स आने चाहिए वहां पे। एथनिक मूवमेंट, चैलेंजिंग इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यहाँ की वोकेबलरी अलग है सिक्योरिटी की, वो वोकेबलरी पिक करनी है आपको। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन एक वर्ड है जो आपको पिक करना है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एक्सप्लॉइट सोशल फॉल्ट लाइंस टू रेडिकलाइज यूथ। मे बी कोई यूथ अनएम्प्लॉयड है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, वो डिसग्रंटल्ड है, उनको और फिर फ्यूल कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू, तो पूरा क्या करेंगे, रेडिकलाइज हो जाएंगे, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये इशू को टैग कर रहा था क्वेश्चन आंसर। आगे समझेंगे क्या करना चाह रहे हैं ये। इस्लामिक स्टेट इंस्पायर्ड लोन वुल्फ अटैक एंड और होम ग्रोन रेडिकलाइजेशन कश्मीर वैली, ये देखा गया है ना। उनको इतना इंस्पायर कर देते हैं, फिर लोन वुल्फ अटैक होते हैं, है ना। और होम ग्रोन रेडिकलाइजेशन कश्मीर वैली। रोहिंग्यास क्राइसिस एंड इलीगल माइग्रेशन, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड द इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंग्यास led to the concern over demographic imbalance and possible radicalization in sensitive border states. डिजिटल रेडिकलाइजेशन हो रहा है, यूज ऑफ एनक्रिप्टेड एप्स एंड सोशल मीडिया बाय रेडिकल एलिमेंट्स टू बाईपास सर्विलेंस एंड प्रोपोगेट द एक्सट्रीमिज्म। अब करना क्या चाहिए, काउंटर करना चाहिए। मैं कैसे करेंगे, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। कम्युनिटी को एंगेज करो, आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग करो, ताकि बाहर से कोई भी प्रोपोगेंडा लेके आए वो कामयाब ना हो। एनकरेज इंटरफेथ डायलॉग एंड इंक्लूसिव ग्रास रूट इंगेजमेंट, ये वर्ड यूज करना है, इंटरफेथ डायलॉग, ठीक है। and inclusive grassroots engagement program involve institutions of local governments and NGOs in dialogue formation। अब आप ये बता सकते हो, जब इवन जो पीआरआई का क्वेश्चन आएगा, इवन जब एनजीओ क्वेश्चन आएगा, तो आप बता सकते हो कि इंटरफेथ डायलॉग के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए, टेररिज्म को कम करने के लिए, सिविल अनरेस्ट को रोकने के लिए भी इनका रोल है, एनजीओ का और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, क्योंकि वो आपस में कम्युनिटी में इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करते हैं। तो गवर्नेंस के अंदर सब लोग बात करेंगे इसकी, जो भी आपके पंचायत की फंक्शंस है उनकी, सोशल जस्टिस की, गवर्नेंस की, पीआरआई क्वेश्चन में हेल्थ की, है ना, विमेन की, आप उसमें एक सिक्योरिटी का एंगल डालो, तो आपका आंसर एनहांस होगा। इसको बोलते हैं इंटरलिंकेज बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 और अक्रॉस द पेपर्स। तो अब आपको आइडिया लग गया ना, पेपर 3 को पेपर 2 में कहाँ यूज करोगे आप, एनजीओ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप रेडिकलाइजेशन या इंटरफेथ डायलॉग वाला, डी रेडिकलाइजेशन और इंटरफेथ डायलॉग को यूज कर सकते हो, कम्युनल हार्मनी को यूज कर सकते हो। तो ऐसे यूज करना है अक्रॉस द पेपर। काउंटर रेडिकल नरेटिव्स, ठीक है, यूज सोशल मीडिया कैंपेन टू डिबंक एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा इफेक्टिवली। अब देखो, एक तो सोशल मीडिया पे चला प्रोपोगेंडा, अब आप क्या करो, उसको काउंटर करने के लिए क्या करोगे, दूसरा प्रोपोगेंडा बताओगे, तो काउंटर नैरेटिव हो गया, काउंटर रेडिकल नैरेटिव। एजुकेशन एंड यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेट करो, यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम करो। सोशो इकोनॉमिक अलग अलग स्कीम्स लाकर डिफरेंट ग्रुप्स क्या करें, अपलिफ्ट, तभी तो गवर्नमेंट क्या लाती है, सोशल एंड वेलफेयर स्कीम लाती है डिफरेंट सेक्शन के लिए, ताकि वो फॉल्ट लाइंस डेवलप ना हो। इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस स्ट्रेंथनिंग, हर फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी पे भी कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, पुलिस भी विजिलेंट है, सर्विलेंस भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहे हैं, ऐसे बॉर्डर स्ट्रेंथनिंग भी करनी पड़ेगी। तो आपको मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी, आगे क्वेश्चन भी आएगा मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो एनहेंस मॉनिटरिंग ऑफ रेडिकल नेटवर्क्स एंड बॉर्डर्स इन्फिल्ट्रेशन, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम इन प्रिजन्स, रिफॉर्म इनमेट्स थ्रू काउंसलिंग, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो बाहर आके दोबारा गलती ना करे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल एंटी टेरर फोर्सेस, तो इंटरनेशनल एक बार और एंगल डालेगा सिक्योरिटी में, इंटरनेशनली आपको कोऑपरेट करना है, क्योंकि बॉर्डर टेररिज्म या जो भी ऐसे रेडिकलिज्म क्या क्रॉस बॉर्डर भी होने लग गया, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब करो क्वेश्चन नंबर 4। ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो आप डिफरेंट डायमेंशन कवर कर लोगे। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एनालाइज द मेजर रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी तक क्यों इतनी आर्म्ड इंसर्जेंसी है, ये आपको बताना है। 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। जनरली तो आप पढ़ते ही हो नॉर्थ ईस्ट वाला एथनिक क्राइसिस जो होते हैं वहां पे ना, तो एक दो आप बोल सकते हो जो कॉमन, लेकिन हमें 6-7 स्ट्रॉन्ग रीजन पता होने चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। The northeast region of India has witnessed decades-long armed insurgency due to ethnic tension से keywords दिखने हैं, alienation feel कर रहे हैं वो, है ना, perceived alienation है, and complex historical political grievances, history ऐसे आई है, फिर political facts हुए,
तो ये 3 कीवर्ड आपको लिखने थे पहले इंट्रोडक्शन में। ऐसे अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करना बस 2 लाइन के अंदर कि ओवरऑल ये है। यही आपको ऐसे में करना था, मैंने देखे आप कैसे ना। ओवरऑल ऐसा होना चाहिए भाई, आप ऐसे लिखोगे जो पहले 2 पैराग्राफ होंगे बताएंगे ऐसे में हम इन डायमेंशंस पे काम करेंगे आने वाले में, वो मिसिंग था। हाँ, तो ये आपको करना है। अब मेरे को आइडिया लग गया कि मैं इन पे बात करूंगा, एथनिक टेंशन पे, एलियनेशन में, और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल पॉलिटिकल क्या पैक्ट ऐसे करना है आपको। उसके बाद 2-3 पॉइंट और ऐड करना है, ब्रो ब्रीफ देना है इंट्रोडक्शन में। वहां पे 2 पैराग्राफ हो जाते हैं, यहाँ पे 2 लाइन होती है, इतना फर्क है बस। फिर ये आप बता सकते हो कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स है, क्योंकि लंबा चल रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, वो मैप देख लेना एक बार। अब देखते हैं हम क्या क्या रीजन थे फॉर सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। एथनिक फ्रेगमेंटेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है। तो एथनिक मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स हैं तो आपस में उनकी फाइट रहती है ना। एग्जांपल नागा कुकी टेरिटोरियल क्लेम होता है कई बार, ठीक है, कई बार रिजर्वेशन के लिए हो जाता है। तो अलग अलग एथनिसिटी के कारण एक वहाँ पे दिक्कत है, एथनिक फ्रेगमेंटेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। डिमांड ऑटोनॉमी थ्रू आर्म्ड मूवमेंट्स। सेकंड, परसीव्ड एलियनेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडिया। तो उनको लगता है इंडिया अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग, उनको अलग ही लगता है कि हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो परसीव्ड एलियनेशन है, तो वो दूर करना है, ठीक है। कल्चरल लिंग्विस्टिक निग्लेक्ट निग्लेक्ट एग्जांपल असामीज ट्राइबल डायलेक्ट, उनको लग रहा है हमारी लैंग्वेज हमारे डायलेक्ट पे इतना फोकस ही नहीं किया जा रहा, मेन स्ट्रीम इंडिया में उनको फोकस ही नहीं है, तो वो एक निग्लेक्ट फील करते हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं अलग ही करो, ऑटोनॉमी करो, इसलिए आर्म्ड इंसर्जेंसी होती है उनकी, ठीक है। फोस्टर सेपरेटिस्ट फीलिंग। अंडर डेवलप्ड एंड इकोनॉमिक निग्लेक्ट। सिक्योरिटी के आंसर मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किया, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे उसी तरीके से मैंने इनको दिया पॉइंट्स, कि जैसे 150 वर्ड्स का मैंने 200 वर्ड्स में कुछ दिया, तो एग्जाम कंडीशन में आप लिख पाओगे, बिल्कुल वैसे है बिल्कुल। लैक ऑफ जॉब्स रोड्स एग्जांपल इन मणिपुर हिल्स, ठीक है, फील्स डिसकंटेंट। अंडर डेवलपमेंट है तो उनको लगता है यार हम अलग होके क्या पता डेवलपमेंट कर ले, मेन स्ट्रीम इंडिया से हमारे को ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये सब परस्यू। हार्श ज्योग्राफी एंड टेरेन, तो फिर जो मिलिटेंसी होती है उनको एडवांटेज आती है, ठीक है ना। डेंस फॉरेस्ट एग्जांपल तिराप रेंज हो गया, ऑफर्स मिलिटेंट्स टैक्टिकल अपर हैंड। एक्सटर्नल सपोर्ट होता है एंड क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज, तो यहाँ पे क्राइम करेंगे म्यांमार में छुप जाएंगे फिर जाके, उस तरीके से, ठीक है ना। सेफ हेवन्स इन म्यांमार बांग्लादेश एंड इंसर्जेंट्स रीग्रुपिंग एंड ट्रेनिंग। डिलेड पॉलिटिकल डायलॉग, कुछ हमारी तरफ से पॉलिटिकल डायलॉग डिले हो जाता है, उसमें फिर वो इंस्टेबिलिटी आती है। मिस गवर्नेंस इन स्कीम्स एग्जांपल मनरेगा मिशन इरोड्स द स्टेट, सॉरी ये लेट पीस टॉक्स होते हैं एग्जांपल एनएससीएन आईएम बोर्डो अकॉर्डिंग, काफी टाइम लग जाता है, स्लो रिजोल्यूशन बहुत टाइम लग जाता है, चलते रहते हैं, तो वहां पे फिर इंस्टेबिलिटी होती है। वीक गवर्नेंस एंड करप्शन, ये एक इशू है, इसलिए वहां पे इंसर्जेंसी चल रही है टाइम से। करना क्या चाहिए फिर आपको, इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग विद स्टेक होल्डर्स। वहां पे मेन बात है कि मल्टीपल ट्राइब से मल्टीपल एथनिसिटी ग्रुप्स हैं, तो सबको इंक्लूड करना है, सभी स्टेक होल्डर से डायलॉग करना है, उनके इंटरेस्ट को समझना है, फिर एक बैलेंस अचीव होगा। इंगेज ग्रुप्स लाइक उल्फा एनएससीएन फॉर लास्टिंग पीस एग्रीमेंट, निगलेक्ट नहीं कर सकते उन ग्रुप को, उनसे बात ही करके ठीक करना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट विद लोकल पार्टिसिपेशन, इंप्लीमेंट स्कीम्स लाइक डोनर जो हो गया, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, एनईआरएलएफ हो गया विद द ट्राइबल इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, ताकि बॉर्डर से भी क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन ना हो, है ना। और स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस। डिप्लॉय टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस ड्रोन्स बॉर्डर सेंसर्स एंड बूस्ट कोऑर्डिनेशन। सस्टेनेबल पीस इन नॉर्थ ईस्ट नीड ट्रस्ट बिल्डिंग, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड लोकली ड्रिवन डेवलपमेंट विद स्ट्रेटेजिक बॉर्डर मैनेजमेंट। ऊपर 3 वर्ड लिखे थे आपने, क्या रीजन है क्यों नॉर्थ ईस्ट हो रहा है इंसर्जेंसी, इंट्रोडक्शन में। कंक्लूजन में 3 वर्ड आपने वो लिखे कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, समझ रहे अप्रोच क्या है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहे ट्रस्ट बिल्डिंग एक वर्ड, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और लोकली ड्रिवन डेवलपमेंट। तो कंक्लूजन में 3 वर्ड लिखे सोल्यूशन के, इंट्रोडक्शन में 3 वर्ड लिखे क्या रीजन है एथनिसिटी मतलब वायलेंस के। ऐसे भी अपना फ्रेम कर सकते हो आंसर। क्वेश्चन 7। analyze the multi-dimensional challenges posed by external state and non state actors, ये सीधा टर्म लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू टेकन टू कम्बैट दिस थ्रेट्स। 15 मार्क्स 11 मिनट स्टार्ट। स्टेट एक्टर्स मतलब जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनका, नॉन स्टेट एक्टर्स जो गवर्नमेंट नहीं है। तो चैलेंजेस फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, प्रोक्सी वॉरफेयर एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स
है ना। डायरेक्ट थ्रेट पर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ग्रुप्स है, फ्रॉम पाकिस्तान इनफिल्ट्रेट बॉर्डर्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया स्पेशली इन जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। साइबर एस्पियोनेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक, ठीक है, चाइनीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नॉर्थ कोरियन स्टेट बैक्ड हैकर्स टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डेटाबेस एंड मिलिट्री नेटवर्क्स। स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट एंड बॉर्डर हॉस्टिलिटीज, जैसे चाइना कई बार स्क्रिमिशेस होते हैं बॉर्डर पे, एनसर्कलमेंट आ रहा है, बीआरआई, सीपैक, ये सब एक तरीके स्टेट एक्टर्स के। रेडिकलाइजेशन थ्रू डिजिटल प्रोपेगेंडा, फॉरेन कंट्रोल डिजिटल प्लेटफॉर्म स्प्रेड, कई बार एंटी इंडिया नैरेटिव्स लाते हैं वो, है ना, टू इंसाइट कम्युनल डिसहार्मनी एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। यूज ऑफ डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल फोरम्स टू आइसोलेट इंडिया। चैलेंजेस फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स, अब चैलेंजेस क्या है देखो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्लीपर सेल्स, ये तो स्टेट एक्टर के कर लिया, अब नॉन स्टेट एक्टर क्या कर सकते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, उनके स्लीपर सेल्स होते हैं, ठीक है। ड्रग्स एंड आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क्स, ये है नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रेट्स। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स बने हुए अलग अलग, गवर्नमेंट के अलावा नॉन स्टेट में आगे सारे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एंड इंसर्जेंसी, ये भी नॉन स्टेट में आएगी, ठीक है। फॉरेन फंडेड एनजीओ और इंफॉर्मेशन वॉर, some NGOs act as a front for external influence promoting anti-India anti-national narratives under the grab of activism, ठीक है। तो एक्टिविज्म का दिखा के एंटी नेशनल एजेंडा प्रमोट करते हैं। तो करना क्या चाहिए, स्ट्रेंथिंग इंटेलिजेंस सर्विलेंस हमें स्ट्रेंथन करनी है, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, बॉर्डर मैनेजमेंट फेंसिंग ये हो, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं ना कहीं आपको पैसा भी कट करना पड़ेगा इन फंडिंग एक्टिविटीज के लिए, ये भी एक डायमेंशन आती है। एक तो ग्लोबल कॉपरेशन आती है, एक आपका डिजिटल में मैनेज आता है वो ढंग से करना है, और एक आपको फंडिंग को रोकना है। ये सब चीजें आपको मल्टीप्रोन स्ट्रेटेजी में लिखना है, ठीक है। काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, ये भी हमने पहले किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप घर पे प्रैक्टिस करना, इस बार लग रहा है नक्सलिज्म का आ सकता है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना घर पे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो टेररिज्म का है, ठीक है। क्वेश्चन 19 कर लो, पर 8 जरूर करना है घर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नक्सलिज्म है। सिंपल इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, 19 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको करेंगे। 19 करो आप। 8 सिंपल है नक्सलिज्म पे, पर आपकी डायमेंशन कवर कर लेगा सारी, 2-3 क्वेश्चन दे रखे नक्सलिज्म पे, तीनों कर लेना attempt इसमें भी है। और 2026 तक होम मिनिस्टर ने कहा एंड नक्सलिज्म को एंड करेंगे, वो इसलिए। और काफी रिहेबिलिटेशन हुए, फिर अभी न्यूज में परसों पर लेते न्यूज़पेपर में भी था कि उनको हमने वो तो कर दिया है कि भाई आप मेन स्ट्रीम में, मतलब कि अभी जैसे उनको नक्सलिज्म से हटा तो दिया उनको, वो उन्होंने गिव अप भी कर दिया आर्म्स, ठीक है। लेकिन अब उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना चैलेंज है, उनको पीडीएस के थ्रू कनेक्ट करना, उनके रोड कनेक्टिविटी देना, तो उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना हमें भी चैलेंज है। वो लाइन मैंने ऐड कर दी है 8 क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में, और वो अमित शाह वाली वो अमित शाह भी ऐड कर दी, मैंने सारा कर दिया कंटेंट एडिट, पढ़ के जाना है उसको अच्छे से। क्योंकि मैं कुदरती जैसे लास्ट वीक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो वो आया हुआ था पूरा, तो मैंने उसी टाइम आंसर में ऐड करके दिलवा दिया आपको। आ जाएगा भाई, कोई नहीं, वो सबको पता होता है ना सेंटर यही आना है, इसलिए इससे दिक्कत नहीं होती बस, वो स्टेट मतलब रीजन का पता होता है उनको। करो 19। एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज, लिंकेजेस एंड ऑब्नॉक्शियस नेक्सस। अब इससे सारा कवर हो जाएगा टेररिज्म वाला। ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी इरेडिकेट द मीनेंस ऑफ टेररिज्म। Terrorism is a multi-dimensional threat affecting national security, economic growth, social harmony through organized violence, fear, ideological extremism। तो एक डेफिनेशन अपने को याद हो जाएगी इससे, ठीक है, करेंगे। अब देख पहला पार्ट था कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी क्या है, तो एक तो हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है, ठीक है। लश्कर ए तैयबा कंबाइंस गोरिल्ला टैक्टिक विद द डिजिटल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। सेकंड, अर्बन टेररिज्म बढ़ रहा है, मल्टीपल टारगेट एरिया करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। 26/11 मुंबई अटैक शोड हाई इंपैक्ट मल्टी टारगेट अर्बन स्ट्राइक्स। थर्ड, ग्लोबल नेटवर्क्स इनके फैलते जा रहे हैं, आईएसआई रिक्रूट्स ग्लोबली थ्रू इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन कैंपेन्स। कॉजेज क्या है, राइज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है एक तो, ठीक है, पॉलिटिकल एलियनेशन है, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये बेसिक रीजन, फॉरेन इंटरफेरेंस, है ना। अब लिंकेज ऑफ टेररिज्म, कहाँ का इनके लिंकेज हो रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम से भी लिंकेज है, ठीक है, नार्को टेररिज्म से भी है, तो नार्को टेररिज्म हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, डायस्पोरा फंडिंग हो गया, ये सब लिंकेज हो रहे हैं। ऑब्नॉक्शियस नेक्सस, अलग अलग पार्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर, वो सारे एड्रेस करने थे अपने को, ठीक है। टेरर क्राइम सिंडिकेट, मुंबई अंडरवर्ल्ड, मुंबई टेररिज्म बता रहे, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था क्राइम क्रिमिनल के साथ। पॉलिटिकल शेल्टर, सम लीडर्स कोवर्टली सपोर्ट मिलिट्री ग्रुप्स फॉर वोट्स। फेक एनजीओ फंडिंग, टेरर आउटफिट डिस्गाइज्ड एज एनजीओ फॉर फाइनेंशियल चैनल, फाइनेंशियल, ठीक है। अब रोकना कैसे इसको, इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स हो, साइबर मॉनिटरिंग हो, फाइनेंशियल क्रैकडाउन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन।
ठीक है। और लास्ट में डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, जो भी हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं डिफाइन करने के लिए टेररिज्म को, सारी बातें इंटरनेशनल के अंदर। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। कल और परसों, कल 15 अगस्त है, फिर जन्माष्टमी है, तो छुट्टी तो नहीं करूंगा मैं, है ना। तो टाइमिंग देख लूंगा, मैसेज कर दूंगा आप लोगों को। 4 o'clock हो सकती है क्लास, क्योंकि मे भी फर्स्ट हाफ में बंद हो, जैसे भी होगा ना। तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, क्लासेस होंगी कल और परसों, सिक्योरिटी खत्म कर देंगे। टाइमिंग 4 o'clock हो सकता है, कल मैसेज कर दूंगा मैं आज शाम को। उसके बाद साइंस का जैसे आपको वैसे करा दूंगा।